जीएसटी इंटरव्यू के सवाल अक्सर इन्हें लेकर थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस विश्लेषण में हम जीएसटी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बना देंगे, ताकि अगली बार जब कोई सवाल आए तो जवाब में चिंता नहीं बल्कि पूरा आत्मविश्वास झलके। देखिए, ये तो सच है कि अकाउंटिंग इंटरव्यू में जीएसटी से जुड़े सवाल तो आते ही हैं और कई बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स भी यहीं आकर रुक जाते हैं। पर ऐसा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलिए, इसी सबसे बड़ी मुश्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की तरह जीएसटी की समझ भी उसकी नींव पर ही टिकी होती है। तो चलिए, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी की दरें और उसके प्रकार। ये वो बुनियाद है जिस पर हर जवाब मजबूती से खड़ा होगा। जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। 2 सितंबर 2025 से एक नया 4 स्लैब सिस्टम लागू होने की उम्मीद है। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना है और ये पक्का करना है कि जो रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं वो सस्ती रहें। तो ये नए 4 स्लैब हैं क्या? ये हैं 0%, 5%, 18% और 40%। एक बात ध्यान में रखने वाली है, इंटरव्यू में सिर्फ दरें बताना ही काफी नहीं होता। अक्सर उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो जरूरी चीजें हैं जैसे फल, उन पर 0%, कपड़ों पर 5%, ज्यादातर सर्विसेज पर 18% और लग्जरी आइटम्स, मान लीजिए तंबाकू, उस पर 40%। अब आता है एक और बहुत जरूरी सवाल, जीएसटी कितने तरह का होता है? जवाब है 3, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर कोई सामान एक ही राज्य के अंदर बिकता है तो टैक्स का हिस्सा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल जीएसटी और राज्य सरकार यानी स्टेट जीएसटी दोनों को जाता है। लेकिन अगर माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो पूरा टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो जीएसटी की दरें तो समझ आ गईं। अब आते हैं इसके सबसे अहम मतलब सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट या जिसे हम आईटीसी कहते हैं। अगर किसी इंटरव्यूअर को ये जानना है कि जीएसटी की प्रैक्टिकल समझ है या नहीं, तो वो आईटीसी के बारे में जरूर पूछेंगे। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो आईटीसी का मतलब है टैक्स पर टैक्स लगने से बचाना। देखिए, जब कोई बिजनेस सामान खरीदता है तो वो टैक्स देता है, और जब वो सामान बेचता है तो वो टैक्स लेता है। आईटीसी बस ये पक्का करता है कि सरकार को सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स मिले। चलिए, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। आईटीसी की पूरी कैलकुलेशन सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में हो जाती है। पहला स्टेप, मान लीजिए एक बिजनेस ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और उस पर 5% के हिसाब से 5,000 रुपए का जीएसटी दिया। ये जो 5,000 रुपए हैं, यही उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। दूसरा स्टेप, अब उसी बिजनेस ने वो माल 1,50,000 रुपए में बेच दिया और ग्राहक से 5% की दर से 7,500 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया। ये कहलाता है आउटपुट टैक्स। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है कैलकुलेशन, और फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। सरकार को जो जीएसटी देना है वो बराबर है आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाने के। तो हमारे इस उदाहरण में बिजनेस को सरकार को सिर्फ 2,500 रुपए ही देने होंगे। ये 7,500 रुपए के आउटपुट टैक्स और 5,000 रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का फर्क है। बस यही है आईटीसी का कमाल। आईटीसी की कैलकुलेशन समझना एक बात है, लेकिन सरकार को इसकी जानकारी देना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करने के प्रैक्टिकल पहलू पर बात करेंगे। वैसे तो कई तरह के रिटर्न होते हैं, लेकिन बस 2 नाम जरूर याद रखने हैं, GSTR-1 और GSTR-3B। GSTR-1 में सारी बिक्री की डिटेल्स जाती है और GSTR-3B एक तरह की समरी है जिससे आखिर में टैक्स चुकाया जाता है। यहाँ एक बहुत आम गलती होती है जिससे बचना है। बहुत लोग GSTR-2B को भी एक रिटर्न ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसे फाइल नहीं करना होता, ये तो सिस्टम अपने आप बनाता है और ये सिर्फ हमारी खरीद को वेरीफाई करने के काम आता है। इंटरव्यू में ड्यू डेट्स पर सवाल आना तो लगभग तय है, तो ये 3 तारीखें याद कर लीजिए। हर महीने की 11 तारीख तक GSTR-1
20 तारीख तक GSTR 3B और साल के आखिर में 31 दिसंबर तक एनुअल GSTR 9। जीएसटी का पूरा सिस्टम डिजिटल है। तो चलिए अब उन दो मेन डिजिटल सिस्टम्स पर एक नज़र डालते हैं जो कंप्लायंस और रियल टाइम ट्रैकिंग को पक्का करते हैं। पहला है ई-इनवॉइसिंग। ये कुछ और नहीं, बस एक डिजिटल बिल है जिससे सरकारी पोर्टल पर बनाया जाता है। जब भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यानी B2B बिल देता है तो सिस्टम एक यूनिक 64 डिजिट का IRN या इनवॉइस रेफरेंस नंबर बना देता है। इससे सरकार को हर लेनदेन की जानकारी रियल टाइम में मिल जाती है। हाँ, पर यह सबके लिए जरूरी नहीं है। ई-इनवॉइसिंग उन B2B लेनदेन के लिए है जहां टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो, और ई-वे बिल तब चाहिए होता है जब 50,000 से ज्यादा का माल एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा हो। आखिर में कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं जो GST के दुनिया में रोज इस्तेमाल होते हैं, जैसे HSN, SAC, B2B और B2C। HSN कोड होता है माल के लिए जैसे कि ईयरबड्स, और SAC कोड होता है सेवाओं के लिए जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज। ये कोड सरकार को ये पहचानने में मदद करते हैं कि किस चीज पर या किस सर्विस पर कितना टैक्स लगाना है। अच्छा, B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जहां बेचने और खरीदने वाले दोनों ही रजिस्टर्ड हैं। यहां खरीदार ITC क्लेम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां ग्राहक ही अंतिम उपभोक्ता है। तो जाहिर है वो ITC क्लेम नहीं कर सकता। GST में इस फर्क को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं। तो अब नियम और प्रक्रियाएं पता हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है, ये सब एक छोटे बिजनेस के लिए असल में क्या मायने रखता है? ये सिर्फ टैक्स भरने से कहीं ज्यादा है। ये उनके रोजमर्रा के फैसलों, उनके कैश फ्लो और यहाँ तक कि उनकी ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। और यही समझ किसी भी इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को बाकियों से अलग खड़ा करती है।